लेसन 7 वीडियो संख्या 5। आखिरी टॉपिक है इस लेसन का, वैज्ञानिक क्रांति का स्वरूप कैसा था। इसको लेकर इतिहासकार जो हैं एक मत नहीं है। विभिन्न सैद्धांतिक रुझान रखने वाले इतिहासकारों ने इस संदर्भ में अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति का जो उदय हुआ वो पुनर्जागरण, धर्म सुधार, पूंजीवाद, व्यापार वाणिज्य, इस सब के साथ साथ हुआ। ये तो सब मानते हैं। लेकिन ये जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन थे, ये जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन थे, इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर विज्ञान की खोजों से क्या संबंध था। खूब माथापच्ची, खूब बहस, खूब वाद विवाद इस पे हुआ इतिहासकारों में। खूब प्रमाण विवेचन जो है जुटाए गए और निष्कर्ष के रूप में मुख्यतः 3 विचारधाराएं जो है उभरी। 3 विचारधाराएं उभरी कि भी ये जो है चीज़ हो सकती है। विज्ञान का उदय और प्रगति स्वतः प्रेरित थी, पहली विचारधारा। दूसरी विचारधारा थी कि यह प्रगति तात्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रेरित थी। और तीसरी थी यह प्रगति धर्म सुधार आंदोलन का स्वाभाविक परिणाम थी। तो हम इनका अध्ययन करेंगे बारी बारी से। विवरण जो है, पहली विचारधारा की अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक जो प्रगति थी या वैज्ञानिक जो क्रांति थी वो स्वतः प्रेरित थी। अब हम दोनों तरह की बातों का अध्ययन करेंगे, एक पक्ष और एक विपक्ष। पक्ष के जो बात है कि कुछ जो इतिहासकारों का जो तर्क है पक्ष में, वो ये है कि सामाजिक आर्थिक जो भी परिवर्तन हुए उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है वैज्ञानिक क्रांति से। इसमें जो निर्णायक अगर किसी की भूमिका रही तो वो भूमिका थी अद्भुत प्रतिभाओं की। अद्भुत प्रतिभा मतलब वैज्ञानिक, व्यक्तिगत जो है योगदान रहा किसी भी वैज्ञानिक का, उसकी भूमिका रही। इस विचारधारा को मानने वाले या आगे बताने वाले जो विचारक थे, इतिहासकार थे, वो थे बटरफील्ड, केपलर और कोयरे। बटरफील्ड कहते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति की ऐतिहासिक व्याख्या करके पूर्व कल्पना संभव नहीं, क्योंकि यह तो अद्भुत प्रतिभा की अंतर्दृष्टि और लगन, किसी की लगन से ही जो है ये आई है सारी क्रांति। कोयरे की भी यही मान्यता है कि इस क्रांति का श्रेय तो गैलीलियो को जाता है। मतलब एक व्यक्तिगत प्रतिभा को इसने जो है सारा श्रेय दे दिया। विज्ञान के अधिकतर ऐसे इतिहासकारों ने अलग अलग वैज्ञानिकों का विवेचन, अलग अलग ने वैज्ञानिकों का आविष्कारों का जो विवेचन किया, आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति संबंधी जो निष्कर्ष निकाले हैं वो वैज्ञानिकों का विवेचन करके ही निकाले हैं कि इन लोगों का ही विशेष योगदान रहा। इसमें सामाजिक आर्थिक जो भी है पृष्ठभूमि जो है उसको शामिल नहीं किया गया। ये था पक्ष में। अब हम बात करते हैं विपक्ष की। इसकी आलोचना की है, खंडन किया है इस मत का। आलोचक कहते हैं कि ये विकृत और सीमित इतिहास है। विज्ञान की प्रगति जो है व्यापक जो परिवर्तनों का अभिन्न अंग थी, मतलब सामाजिक राजनीतिक सब परिवर्तनों का अभिन्न अंग रही। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही जो है ये विकसित हो गई हो। संयोग नहीं था ये कोई, ये एक ऐतिहासिक घटना है, इन लोगों का कहना है। वरना अद्भुत प्रतिभाएं जो थी कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, 19 अवधियों में क्यों पैदा हुए जिनमें व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। कुल मिलाकर इन्होंने निष्कर्ष दिया कि वास्तव में प्रतिभाशाली हस्तियों का जो उद्भव था
ऐतिहासिक संदर्भों में ही होता है। मतलब उस समय की काल की जो परिस्थितियां हैं वही ऐतिहासिक बनाती है व्यक्ति को, वही महान बनाती है, ऐसा इन्होंने कहना चाहा है। दूसरा जो बिंदु है वो है, दूसरी जो विचारधारा वो है तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रेरित। तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रेरित। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके पक्ष में जो विश्लेषण दिया, उन्होंने कहा तत्कालीन परिस्थितियों में, जो उस समय की परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी विकास की व्यवहारिक आवश्यकता थी। व्यवहारिक आवश्यकता थी, इसी कारण से ही जो है इनकी नई नई ये जो है खोज कर पाए। बोरिस हैसन जो इस विचार के समर्थक हैं, इतिहासकार, वो क्या कहते हैं कि खासकर जो उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग था और व्यापारी वर्ग था, जो ये आवश्यकता की जो हमने बात की, ये उस आवश्यकता से जुड़ा था। इन लोगों को इस विशेष रूप से जरूरत थी। फ्रेडरिक एंगल्स क्या कहते हैं, एक पत्र में बताया, एंगल्स ने एक पत्र में लिखा कि आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। उन्होंने लिखा समाज की एक तकनीकी आवश्यकता विज्ञान की प्रगति में जितनी सहायक हो सकती है। बहुत बड़ी बात लिखी इन्होंने कि समाज की तकनीकी जो आवश्यकता है विज्ञान की प्रगति में जितनी सहायक हो सकती है, उतने तो 10 विश्वविद्यालय भी नहीं हो सकते। मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव, पुरजोर प्रभाव रहता है। महान हस्तियों के विचार विशेष ऐतिहासिक संदर्भों में जन्म लेते हैं। क्रिस्टोफर हिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनका विचार। आप इसको समझें, इसको अपने तर्क की कसौटी पर परखें, आप भी पुनर्जागरण में आ जाएं, आप भी किसी भी विचार को ऐसे ही लेकर ना बैठें। क्रिस्टोफर हिल क्या कहते हैं, हमें किसी विचारक के विचारों का उसके सामाजिक वातावरण से अलग करके नहीं देखना चाहिए। वातावरण से अलग करके नहीं देखना चाहिए। मतलब जब कई बार हम इतिहास में पढ़ते हैं कि फलाना व्यक्ति ने ऐसी व्याख्या कैसे कर दी, फलाने व्यक्ति ने ऐसे कैसे श्लोक लिख दिया, ऐसा कैसे मंत्र लिख दिया, ऐसे कैसे उसने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, इस प्रकार से ये चीज़ कैसे हुई होगी, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि उस समय में ऐसा किसी ने कर दिया हो। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते हैं। लेकिन हम उस घटना का, अगर उस काल, उस व्यक्ति की जो उस समय का जो काल है, परिस्थिति है, उसमें अगर उसका अध्ययन करेंगे तो इस बात का उत्तर हम पा सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको बात बताई दूसरे बिंदु में, इसको आपने समझना है, ये आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत काम आने वाली है। कि घर में कई बार कोई निर्णय लेते हैं तो उस समय आपके परिवार का जो मुखिया होता है, या आप भी कई बार कोई निर्णय लेते हो, तो आपका निर्णय लेने की उस समय की परिस्थिति क्या होती है। आपने मान लो अभी आर्ट्स ली थी 11वीं में, उस समय आपकी परिस्थिति क्या थी, आपने पढ़ाई किस स्कूल से की, किस कॉलेज में आप आए, इस कॉलेज में आपने दाखिला लिया, तो उस समय आपने अपनी परिस्थितियों के अनुसार ही दाखिला लिया है। आपको पता चला कि भी कॉलेज है, कॉलेज नज़दीक में है, आपने जो भी जिस भी कारण से दाखिला लिया यहाँ पर, तो वो एक परिस्थितियाँ हैं। हम इसको अपने डेली लाइफ यूज जो एग्जाम्पल है उनसे समझेंगे कि कोई भी निर्णय, इसी प्रकार से घर वाले भी निर्णय लेते हैं, तो घर वालों की भी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, उनको निर्णय लेने की उनकी अपनी सोच समझ है, तो उसको समझने की जरूरत होती है, उसको उसके संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। चलो हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं अब। चलो दूसरे बिंदु की एक बात और कर लेते हैं। अब जो काल समय परिस्थिति रहती है उसके अनुसार ही आपको मैं टेस्ट देता हूँ, उसके अनुसार से सख्ती करता हूँ। अब आपके रिजल्ट्स जो है कमज़ोर आए हैं तो उसके अनुरूप ही जो है आपके ऊपर सख्ताई की जरूरत पड़ेगी।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्लास लगाएं, आप क्लास ना छोड़ें, हर लेक्चर को अच्छे से देखें। परिस्थिति की ज़रूरत है क्योंकि री आ रही है आपके, उसी संदर्भ में मेरे स्ट्रिक्टनेस को देखना चाहिए आपको। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आप समझें एग्जाम्पल से कि कैसे क्या विचार कब आया होगा। तो कुछ वैज्ञानिक इतिहासकार कहते हैं कि जो क्रांति की जो प्रेरणा है वैज्ञानिक क्रांति की, वो धर्म सुधार आंदोलन से प्रेरित थी, ये इससे जागी। ये विचार जो है मैक्स वेबर से जो संबंध रखते हैं, उनके विचारों से उनके प्रभावित थे, वो लोग इसको मानते हैं। वेबर ने पूंजीवाद के उदय का संबंध जो है प्रोटेस्टेंट लोकाचार से जोड़ा। जोड़कर देखा। SF मैसन और के मर्टन जैसे इतिहासकारों ने विज्ञान की प्रगति का विवेचन इसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उनका भी मानना यही था, वो अब अपने तर्क भी देंगे। उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र के उन तत्वों का विस्तार से वर्णन किया है जो विज्ञान के उन तत्वों को बताया, वर्णित किया जो वैज्ञानिक क्रांति में सहायक थे। मर्टन का कहना है, मर्टन का विचार क्या है कि काल्विनवाद ने प्रायोगिक विज्ञान, जो प्रयोग की हम बात कर रहे थे, काल्विन ने दिया था, ये प्रोटेस्टेंट थे, इस विज्ञान में के विकास में जो है योगदान दिया था। ये ठीक बात है, मानने की बात है। और प्रोटेस्टेंट धर्म के विचारधारा ने लोगों का मानना था कि इसके कारण से इंग्लैंड में लोगों ने अच्छे कर्मों पर जोर दिया। ये भी इनका सिद्धांत था। मेसन ने ऐसे कुछ पादरियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने वैज्ञानिक खोज की। कुछ खोज में जो है विल्किंस जैसे एक पादरी थे, विल्किंस का उल्लेख किया, जिन्होंने विज्ञान के प्रसार में एक भूमिका निभाई थी। ऐसे पादरियों के बारे में बताया। तो ये था पक्ष में। अब इसका विपक्ष होगा तो टी के रेब क्या कहते हैं, खंडन करते हैं। उनका कहना है कि 1640 से पहले कोई संबंध नहीं था विज्ञान के बीच में और प्रोटेस्टेंट के बीच में, संबंध दिखाई नहीं देता। और कोपरनिक्स जो है स्वयं जो है एक कैथोलिक पादरी था। गैलीलियो और डेकार्त भी जो है, गैलीलियो डेकार्त भी जो है आपके कैथोलिक ही थे। तो इन लोगों ने मतलब अगर इससे ये अर्थ तो नहीं निकलता कि भाई जो है ना कैथोलिक धर्म ने जो है, अगर इतने कैथोलिक साइंटिस्ट थे तो इन कैथोलिक धर्म ने जो है प्रेरक था इनके लिए, या प्रेरक की भूमिका निभाई। तो उसी तरह से ये भी संबंध नहीं निकलता कि इन लोगों ने भूमिका निभाई होगी प्रोटेस्टेंट ने। वस्तुतः कोपरनिक्स का विरोध कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धाराओं ने किया था। कोपरनिक्स का विरोध जो है वो दोनों धाराओं ने किया था, कैथोलिक ने भी और प्रोटेस्टेंट ने भी। आविष्कारों की हंसी उड़ाई गई थी उस समय। गैलीलियो की सजा से तो हम परिचित हैं ही, उसको सजा भी दी गई थी, तो उसमें सभी लोग शामिल थे। फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रोटेस्टेंट की कुछ मान्यताएं जो है सहायक थी वैज्ञानिक क्रांति में, लेकिन वो इतना बड़ा कारक नहीं थी। तो अतः वैज्ञानिक क्रांति का उद्गम और प्रगति नए युग के आगमन में ही नहीं थी, खोजे ऐतिहासिक थी, न कि धार्मिक या सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम। सबका ही वो मिला जुला स्वरूप थी। इस प्रकार से ये अपना लेसन समाप्त होता है। इसको आप समझ लें, नोट्स बना लें। फिर भी कोई बात रह जाती है तो अपना व्हाट्सएप है, उससे आप पूछ सकते हैं। अगला लेसन जो होगा हमारा वो है लेसन 8 गौरवपूर्ण क्रांति पर, वो हम पढ़ेंगे।